नमस्कार, डी एस लोक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम AIB 21 के टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जो पुराने पेपर हैं उनसे संबंधित जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश में, AIB से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जुडिशल RGS APO JLO से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंसों को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से आंसर देना है, किस प्रकार से हमें अपनी AIB 21 को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है और कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो ज़्यादातर पैटर्न यही आएगा और ज़्यादातर सवाल पुराने पेपरों में से ही पूछे जाते हैं। तो अपन पर डे 50-50 सवालों को अपन पढ़ेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो ये सवाल क्या कह रहा है कि संसद को राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो किस मामले में नहीं है? तो देखो, आपातकाल लागू होने पर तो आपातकाल के अंदर संसद हस्तक्षेप कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने में भी सेंट्रल हस्तक्षेप कर सकता है। दो राज्यों की सहमति कराने के लिए भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसके अंदर आंसर होगा सार्वजनिक हितों में यदि सभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। दूसरा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। देखो, दो केस अपने प्रीमल से पढ़े थे। पहला कौन सा था? प्रस्तावना से हमने दो केस पढ़े थे। तो प्रस्तावना से हमने दो केस पढ़े थे। पहला केस गोलकनाथ, ठीक है। गोलकनाथ मामले में ये कहा था अपरिवर्तनशील है। प्रस्तावना को क्या कहा था कि अपरिवर्तनशील है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। परंतु केशवानंद भारती के अंदर कहा गया कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, पर संशोधन की शक्ति प्राप्त है। तो मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कौन सा मामला आएगा? केशवानंद भारती। आंसर होगा आपका 3। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा। तो किसको अधिकार उपलब्ध होगा? तो इसमें केवल गैर नागरिकों को, किसी भी व्यक्ति को, केवल भारतीय मूल व्यक्तियों को या केवल नागरिकताओं को। तो गैर नागरिकताओं को केवल गैर नागरिक को मिले ये संभव नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को, तो किसी भी व्यक्ति को, हाँ लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 20(3) का लाभ मिलेगा। तो आर्टिकल 20(3) का लाभ अगर आपसे सवाल पूछे किसको मिलेगा, तो किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 20(3) का लाभ मिल सकता है। और किन आधारों पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अपन ने पहले ही जो संविधान की क्लास ली थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था। तो आर्टिकल 20(3) क्या कहता है, 20(3) क्या कहता है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। तो किसी को भी अपने ही स्वयं के लिए स्वयं के विरुद्ध अपने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर रखा गया है। तो अपन ने पढ़े थे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन से स्थान पर रखा गया है, तो इसको जानने के लिए अपन को मूल कर्तव्यों को याद करने पड़ेंगे। तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत पहला तो हमने पढ़ा था कि संविधान का पालन करेगा,
दूसरा हमने पढ़ा था स्वतंत्र संग्राम को प्रेषित करेगा। सी हमने पढ़ा था भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। तो किसके अंदर के थे? तो तीसरे के अंदर। वे समस्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, संविधान की मूल के लागू होने की दिनांक से प्रवाहीन हो जाती है, किंतु मृत नहीं होती। वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है और सुस्पष्ट में रहती है। ये सिद्धांत कहाँ का है? तो ये सिद्धांत है ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत। ये किस वाद में कहा गया था? तो भीखाजी। इतना याद रखना, भीखाजी वाद के अंदर। अगला आपको याद होना चाहिए, तो भीखाजी के मामले में ये प्रतिपादित किया गया था कि वे समस्त विधियां जो मूल अधिकारों को असंगत या अल्पित कर दिए, वो उसके पीछे छिप जाती है। ठीक है, तो ये अपना आर्टिकल 13 के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद पृथक्करण का सिद्धांत भी इसके अंदर दिया गया है। तो पृथक्करण का सिद्धांत ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास राज्य में भी कहा गया है। किसमें कहा गया है? देखो, भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, इसमें ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास राज्य में, इसके अंदर कहा था कि उतनी सीमा तक शून्य होगा, कोई भी अगर कानून है वो उतनी मात्रा तक शून्य होगा जितनी सीमा तक वह मूल अधिकारों को उल्लंघन करता है। अगर कोई कानून है जो कुछ कानून है जो मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, तो वो जो मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है उसको हटा देंगे, बाकी यथावत ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपन के क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी सवाल है कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसके द्वारा अस्पष्टता का अंत किया गया है। तो डायरेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 17। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो मोस्ट प्रश्न है 7वां, कि निम्न में से बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण केस से, बंदी करने केस से हमें कौन सा केस मिलेगा? तो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांता शुक्ला। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। 8वां प्रश्न, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो हमने कौन सा संविधान 1951 में कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 15(4) जोड़ा गया था। तो कौन सा जोड़ा गया था? तो 15(4) जो संविधान 1951 में जो संविधान संशोधन किया था, प्रथम संविधान संशोधन चंपाकमन दोहराई मामले के अंतर्गत हमने 15(4) जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रदत्त करता है? अब प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो जो हमें आर्टिकल जो 15(2) है वो हमें प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत हमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, आप कोई भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उसके किसी आधार पर किसी दुकानों में, सार्वजनिक स्थानों में, भोजनालयों में या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में या राज्य द्वारा किसी भी पोषित या जन साधारण के प्रयोजन के लिए जो कुएं, तालाब और स्नान घाट है, सड़कें हैं, इनके अंतर्गत आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते कि हम इसको नहीं आने देंगे या, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों को प्राइवेट डिफेंस का, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी किसको अधिकार प्राप्त है? तो 15(2) में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से किस मामले में एक के गोपालन केस में दिए गए बहुमत निर्णय को अधिप्रभावित कर दिया गया था? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किस मामले के अंदर एक गोपालन केस में दिए गए बहुमत निर्णय को अधिप्रभावित कर दिया था। तो ये कौन सा था? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ। कौन सा था? मेनका गांधी बनाम
भारत संघ, तो ये भी मोस्ट है। अब ये जो है 11वां क्वेश्चन, इसको आप छोड़ दो, ये सवाल ऐसे नहीं पूछेगा आपको। अब आपको 12वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए प्रावधान करता है? तो जो 12वां है, इसके अंदर आपको स्पष्ट पूछा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है ना, इसमें क्या पूछ रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन और महिला और पुरुषों दोनों के लिए प्रावधान करता है? तो इसके अंतर्गत आपके आ जाएगा आर्टिकल 39 के अंदर स्पष्ट लिखा है राज्यों द्वारा अनुसृत कुछ नीति निर्देश तत्व, ठीक है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और महिला और पुरुषों दोनों के बारे में प्रावधान किया गया है कि दोनों को एक समान वेतन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो अगर, ठीक है, 39 का आप डी देखना, पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। तो ये कौन सा है, 39 डी में, डी है, ठीक है। कौन सा है, 39 डी। अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 13वां, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक, ठीक है। तो 13वां क्या कहता है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं कर सकते, ठीक है। ये भारत के किस में निहित है, तो ये भारत के संविधान में निहित है। किस में निहित है, तो भारत के संविधान में निहित है। उसके बाद उसके बाद अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित है कि ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग ... का उल्लंघन करे, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। तो ये संविधान के कौन से भाग में, तो ये संविधान के 3रे भाग में मूल कर्तव्य बताए गए। 15, प्रश्न नंबर 15, भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निहितता या अयोग्यता के बारे में उपबंध किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया है, कौन सी अनुसूची में किया गया है, बताइए। तो दल बदल कानून अपने 9वीं अनुसूची में है, ठीक है। कौन सी थी, 9वीं अनुसूची, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मैंने पहले भी बता दिया था और जो क्लास ली थी उसमें भी बता दिया था, और भी बता देता हूँ कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आपको आर्टिकल 13 के अंतर्गत प्रदान है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें प्रदान है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 के अंतर्गत प्रदान है। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित और कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित एक तो सबसे पहले तो आर्टिकल 13 है, ठीक है, 13 है, 32 है सुप्रीम कोर्ट वाला, ठीक है, 226 है हाई कोर्ट वाला, 151 है, ठीक है, 136 है, 137 है, 142 है, 142 है, 245 और 246, ये सब न्यायिक पुनरावलोकन संबंधित है। इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और इसमें केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल राज्य 1973, ठीक है। अगर पूछे कि मामला कौन सा है, तो केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न में से उपबंधित किया गया है। तो जब आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार सब निलंबित हो जाएंगे। ये
किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? तो ये हमारे कहा गया है 359 के अंदर स्पष्ट कह दिया है कि जब आपातकाल 352 के अंतर्गत लगेगा, ठीक है, तो आपके सभी जो मूल अधिकार है वो सभी लुप्त हो जाएंगे, छीन जाएंगे, पर आर्टिकल 20 और 21 ये बने रहेंगे, ये बने रहेंगे, ठीक है। प्रश्न 18वां, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत निम्न में से किसके समक्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संघ आयोग का दायित्व है? अब संघ आयोग का दायित्व क्या है? तो संघ आयोग का दायित्व कि आप प्रतिवर्ष प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हो? तो गृह मंत्री भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा और राज्यपाल भी नहीं होगा, ठीक है। तो किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। इसके बाद 19वां सवाल है कि निम्न में से किस न्यायाधीश ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य के मामले में विसम्मति प्रकट की थी, विसम्मति प्रकट की थी? तो किसने की थी? तो इसके अंदर आंसर होगा न्यायमूर्ति इदू मल्होत्रा। ये भी सवाल आपके मुश्किल है, ये भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा, पर एआई भी है, पूछ भी सकता है। अपन को कोई चीज़ बाकी नहीं रखनी है, अपन को 10 में से 10 नंबर लाने की पूरी कोशिश करनी है और आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर 10 में से 10 आएगा। कोई भी क्वेश्चन डाल दे, आप उसका आंसर ईजिली दे दोगे। 20वां प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, ये अभी निर्धारित किया गया था। तो मैंने आपको क्लास में देख पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने किसी ने क्लास अटेंड नहीं किए तो मेरे वीडियो जाके एक बार अटेंड कर लें। तो मैंने बताया था कि कौन से के अंतर्गत कहा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21 ए जोड़ा गया है। तो ये है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। धन्यवाद। आज 50 सवाल का टारगेट था, परंतु 20 ही हो पाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप संतुष्ट हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके AIB 21 आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगी। बस आप मेरे साथ अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।